हमारा पाठ हम शुरू करते हैं। हमारा पाठ है अनोखे राष्ट्रपति, जिनकी लेखिका है महादेवी वर्मा जी। परिचय, गद्य संबंधी, उनकी वेशभूषा, उनका व्यक्तित्व, उसके साथ साथ जो उनके सहचर है, उनके साथ रहने वाले चक्रधर जी, उनके बारे भी हमने देखा। और लेखिका स्वयं ये बताना चाहती है कि जब वे 1937 को कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में शिलान्यास करने के लिए प्रयाग आए, तब उनके बारे में जानने का मुझे मौका मिला। ये भी हमने देखा। उसके बाद जो उनके परिवार में उनके जो पोतियां हैं, उनकी पढ़ाई के बारे में लेखिका को पता चला और तब वह उनकी पोतियों को अपने पास रखती है। ये हमने देखा। पोतियों के मिलने के लिए उनकी पत्नी भी आती थी। उनकी पत्नी के बारे में लेखिका यहाँ पर बताती है कि वह किस प्रकार सहधर्मिणी या असंख्य संबंधों की सूत्रधारिणी है। बचपन में ही शादी हुई और परंपरा निभाते हुए उन्होंने अपनी रीढ़ की जो हड्डी है वो झुका ली थी। परंपरा का पालन उन्होंने किया था। उसके बाद लेखिका को स्पष्ट निर्देश दिया कि उनकी जो पोतियां है वह किस प्रकार बर्ताव करे, या उनका जो खर्च है वह किस प्रकार था, या अध्ययन के प्रमुख अंग कौन से, ये सारी बातें कल हमने देखी। आज हम जो अगला भाग है वो हम देखते हैं, पढ़ते हैं। उस समय स्वतंत्रता संघर्ष के सैनिकों का गंतव्य जेल में ही रहता था। अतः प्राय किसी की पत्नी, किसी की बहन, किसी की बेटी विद्यापीठ के छात्रावास में उपस्थित होती थी। देश स्वतंत्र होने के उपरांत उनमें से कुछ दिल्ली चली गई और कुछ विशेष योग्यता प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी विद्यालयों में भर्ती हो गई। केवल राजेंद्र बाबू अपवाद रहे। उनके भारत के प्रथम राष्ट्रपति हो जाने के उपरांत मुझे स्वयं उनकी पोतरों के संबंध में चिंता हुई। उनका स्पष्ट उत्तर मिला, महादेवी बहन, दिल्ली मेरी नहीं, राष्ट्रपति भवन मेरा नहीं है। अहंकार से मेरी पौत्रियों का दिमाग खराब न हो जाए, तुम केवल इसकी चिंता करो। वे जैसे रहती आई है उसी प्रकार रहेंगी। कर्तव्य विलास नहीं, कर्मनिष्ठा है। उनकी सहधर्मिणी में भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। जब राष्ट्रपति भवन के कमरे से संलग्न रसोई घर बन गया, तब वे दिल्ली गई और अंत तक स्वयं भोजन बनाकर सामान्य भारतीय गृहिणी के समान पति, परिवार तथा परिजनों के खिलाने के उपरांत वह स्वयं अन्न ग्रहण करती थी। शब्द लिखिए, गंतव्य। यानी मंजिल या ठिकाना, मंजिल या ठिकाना। अगला शब्द विलास। उसका अर्थ लिखिए, सुखोपभोग। एक ही शब्द है, सुखोपभोग या आनंद, या आनंद। सुखोपभोग या आनंद। अगला शब्द कर्मनिष्ठा, कर्मनिष्ठा। यानी काम के प्रति निष्ठा, काम के प्रति निष्ठा।
काम के प्रति निष्ठा। अगला शब्द परिजन। परिजन, आश्रित लोग। आश्रित लोग, ठीक है। स्पष्टीकरण देखते हैं हम। 19, हाँ, कहां पर है शब्द, ठीक है, संलग्न, जुड़ा हुआ, बराबर, जुड़ा हुआ। स्पष्टीकरण देखते हैं। जब राजेंद्र प्रसाद जी 1937 में प्रयाग आए थे, उसके बाद उनकी पोतियों की पढ़ने की व्यवस्था हुई प्रयाग में ही। तो उस समय की बात है कि स्वतंत्रता संघर्ष के सैनिकों का गंतव्य, स्वतंत्रता संघर्ष के सैनिक, आजादी के लिए संघर्ष करने वाले जो सैनिक है, उनका गंतव्य, उनका ठिकाना, उनके रहने की व्यवस्था कहां पर, जेल में ही होती थी। और ऐसे समय में जो उनकी पत्नी, उनकी बहन है या उनकी बेटी है, वह जब उन्हें मिलने आती थी, तब वह कहां पर, विद्यापीठ के छात्रावास में आ उपस्थित होती थी। जब वह अपने पति से, भाई से मिलने आती थी, जो जेल में है, जिनका गंतव्य जेल में है, उन्हें मिलने के लिए जब किसी की पत्नी, किसी की बहन या किसी की बेटी आती थी, तो वह विद्यापीठ के छात्रावास में आ उपस्थित होती थी। जो भी मिलने आती थी वह छात्रावास में आती थी। जब हमें आजादी मिली 1947, हमारा देश आजाद हुआ, उसके बाद आजादी मिलने के बाद जो जो महिलाएं छात्रावास में आती थी, उनमें से कुछ दिल्ली चली गई, कुछ योग्यता प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी विद्यालयों में भर्ती हो गई। लेकिन राजेंद्र बाबू अपवाद रहे। राजेंद्र बाबू अपवाद रहे। यहाँ पर जो महिलाएं आती थी, उनमें से आजादी मिलने के बाद कोई दिल्ली चली गई, कोई अंग्रेजी विद्यालय में भर्ती हो गई, लेकिन राजेंद्र बाबू अपवाद रहे। मतलब अपने घर की जो महिलाएं हैं, उनके लिए वह अपवाद रहे। उनके भारत के प्रथम राष्ट्रपति हो जाने के उपरांत मुझे स्वयं उनके पौत्रों के संबंध में चिंता हुई। वह भारत के पहले राष्ट्रपति तो बने, लेकिन उसके बाद भी उनकी पोतियों के संबंध में लेखिका को चिंता होती है। लेखिका को लगा था कि वे भी उनके साथ दिल्ली जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर बताया है वह अपवाद थे। तो इसीलिए लेखिका को उनके पोतियों के संबंध में, उनके बारे में चिंता होती है। तो राजेंद्र बाबू का महादेव वर्मा को उत्तर मिलता है। उनका स्पष्ट उत्तर मिला, महादेव बहन, दिल्ली मेरी नहीं है। उन्होंने कहा, स्पष्ट रूप से कहा कि महादेवी बहन, दिल्ली मेरी नहीं है, ना ही राष्ट्रपति भवन मेरा है। भले ही मैं राष्ट्रपति बना हूं, लेकिन दिल्ली मेरी नहीं है, राष्ट्रपति भवन मेरा नहीं है। अहंकार से हमारे दादा राष्ट्रपति है, यह अहंकार मेरे पौत्रों के बीच ना आए, और इस अहंकार की वजह से उनका दिमाग खराब न हो जाए, केवल तुम इस बात की चिंता करो। अहंकार हमारे मन में पैदा हो जाता है। अगर हमें अच्छे अंक मिलते हैं तो भी अहंकार आता है। अगर हम धनवान हैं तो हमें अहंकार प्राप्त होता है। अगर हम किसी ऊंचे ओहदे पर है तो हमारे मन में अहंकार पैदा होता है। तो इसी प्रकार का अहंकार मेरे पौत्रों के दिमाग में ना आए, या इसी वजह से उनका दिमाग खराब न हो जाए, तुम केवल इसकी चिंता करो। यह महादेव वर्मा को उन्होंने बताया। वे जैसे रहती आई है उसी प्रकार रहेंगी। यहाँ पर प्रयाग में ही जैसे वह आज तक रहती आई है, बिल्कुल उसी प्रकार वह रहेंगी।
क्योंकि ये जो हमारा कर्तव्य होता है वह कर्तव्य विलास नहीं, तो क्या है, कर्मनिष्ठा है। जो कर्तव्य है सुखोपभोग नहीं या आनंद नहीं है, तो वह है कर्मनिष्ठा, काम के प्रति निष्ठा। तो जो उनकी सहधर्मिणी है उनमें भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया। किस बात को लेकर, कि अपने पति राष्ट्रपति हुए हैं, यह सोचकर उनके सहधर्मिणी में किसी भी प्रकार का बदलाव परिवर्तन नहीं होता। जब राष्ट्रपति भवन के कमरे में संलग्न रसोई घर बनाया गया तब वे दिल्ली गई। वो दिल्ली गई, लेकिन कब, जब राष्ट्रपति भवन के कमरे से संलग्न जुड़ा हुआ एक रसोई घर बनाया जाता है, तब वह दिल्ली जाती है और वहां पर जाने के बाद क्या करती है, अंत तक स्वयं भोजन बनाकर स्वयं खाना बनाती है। जिस प्रकार गांव में वह स्वयं खाना बनाती थी, उसी प्रकार वहां पर भी वह स्वयं खाना बनाती है और सामान्य भारतीय गृहिणी के समान पति, परिवार तथा परिजनों को खिलाने के उपरांत स्वयं अन्न ग्रहण करती थी। वह तो राष्ट्रपति की पत्नी थी, वहां तो नौकर चाकर बहुत होते हैं, लेकिन फिर भी वह स्वयं खाना बनाती है। इतना ही नहीं, तो सामान्य भारतीय गृहिणी के समान पहले क्या करती है, अपने पति, अपने परिवार जो उन पर आश्रित है, ऐसे लोगों को खिलाने के बाद ही वह स्वयं अन्न ग्रहण करती थी। मतलब ऊंचे ओहदे पर जाने के बाद भी अपने पति के उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। जैसे वो पहले अपना जीवन जीती थी, आज भी बिल्कुल वैसा ही जीवन वह जीती है। अब अगला परिचय। उस विशाल भवन में यदि अपने अद्भुत आतिथ्य की बात न कहूं तो कथा अधूरी रह जाएगी। बालिकाओं की दादी ने मुझे दिल्ली आने का विशेष निमंत्रण तो दिया ही, साथ ही प्रयाग से सिरके से बने 1 दर्जन सूप लाने का भी आदेश दिया। उन्होंने बार बार आग्रह किया कि मैं उनके लिए इतना कष्ट अवश्य उठाऊं, क्योंकि फटकने पछोड़ने के लिए सिरकी के सूप बहुत अच्छे होते हैं, पर उन्हें उन्हें लाने वाला नहीं मिलता। प्रथम श्रेणी के डिब्बे में 12 सूपों को टांगने पर जो दृश्य उपस्थित हुआ, उससे भी अधिक विचित्र दृश्य तब प्रत्यक्ष हुआ जब राष्ट्रपति भवन से आई बड़ी कार पर यह उपहार लादा गया। राष्ट्रपति भवन के हर द्वार पर सलाम ठोकने वाले सिपाहियों की आंखें विस्मय से खुली रह गई। ऐसी भेंट लेकर कोई अतिथि न कभी वहां पहुंचा था, न पहुंचेगा, पर भवन की तत्कालीन स्वामिनी ने मुझे अंक में भर लिया। तो यहाँ पर शब्द लिखिए, सिरकी। सिरकी एक वनस्पति है, सरकंडा, जो यहाँ पर मैंने दिखाया है। सरकंडा एक वनस्पति है। सिरकी जिसे हम सरकंडा कहते हैं या सिरई, सरकंडा या सिरई, यहाँ पर उसका ये चित्र है जिसे हम कहते हैं सिरकी या सरकंडा। बांबू की तरह वह वनस्पति है। अगला शब्द, सूप बनाते हैं या लकड़ी का जो साहित्य है घर में बैठने के लिए, जिसे सोफा भी कहते हैं, उसी प्रकार के तरह तरह की चीजें इससे बनाई जाती है। यहाँ पर सिरकंडी से बने 1 दर्जन सूप लाने के लिए कहा। सूप जो अनाज फटकने के लिए काम आता है, जो हमारे घर में होता है, हर एक घर में होता है। ठीक है। अगला शब्द है पछोरना। पछोरना, अनाज फटक कर साफ करना। अनाज फटक कर साफ करना। अनाज
फटक कर साफ करना। अब दो मुहावरे हैं, वो लिखिए। आंखें खुली रह जाना, आंखें खुली रह जाना। उसका अर्थ लिखिए, आश्चर्यचकित होना, आश्चर्यचकित होना। सामने अद्भुत दृश्य देखकर मेरी आंखें खुली रह गई। इस प्रकार वाक्य में आप अलग अलग प्रकार से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं मुहावरे का। अगला मुहावरा है अंक में भरना, अंक में भरना। बराबर गले लगाना। बहुत दिनों के बाद हम दोस्त मिले तो हमने एक दूसरे को अंक में भर लिया। बहुत दिनों के बाद हम दो दोस्त मिले तो हमने एक दूसरे को अंक में भर लिया, मतलब गले लगा लिया। आप अलग तरह से इस्तेमाल उसका वापर कर सकते हैं। ठीक है, स्पष्टीकरण देखते हैं। उस विशाल भवन में, कौन सा विशाल भवन? राष्ट्रपति भवन। तो यहां पर देखिए, ये राष्ट्रपति भवन है। बहुत ही बड़ी इमारत है, बहुत ही बड़ा परिसर है। लेकिन एक ही यहाँ पर मैंने आपको चित्र दिया है, बहुत बड़ा यहाँ पर ये द्वार भी है। इस प्रकार के बहुत सारे द्वार वहां पर है, चारों ओर अलग अलग प्रकार के द्वार है और हर एक द्वार पर वहां पर पहरेदार होता है। तो यहाँ ये प्रमुख द्वार दिया गया है और ये बहुत ही बड़ा परिसर आपको यहाँ पर नजर आता है। तो उस विशाल भवन में यदि लेखिका बताना चाहती है कि मेरा जो आतिथ्य हुआ था, जो सत्कार हुआ था, उसकी बात अगर मैं ना कहूं तो ये जो कथा है यह अधूरी रह जाएगी। मतलब लेखिका को वहां पर जाने का मौका मिला, उसका जो आदर स्वागत हुआ उसके बारे में वो यहाँ पर बताना चाहती है। अगर मैंने नहीं बताया तो यह कथा अधूरी रह जाएगी। तो बालिकाओं की दादी ने मुझे दिल्ली आने का विशेष निमंत्रण दिया, मुझे भी बुलाया दिल्ली, लेकिन साथ ही कहा कि आते समय प्रयाग से आपको क्या लाना है? सिरकी से बने, ये जो वनस्पति है इससे बने एक दर्जन, दर्जन यानी डजन जिसे कहते हैं, मतलब 12। तो एक दर्जन सूप लाने के लिए कहा, एक दर्जन मतलब 12 सूप लाने का आदेश दिया या कहा। और उन्होंने बार बार आग्रह किया कि मैं उनके लिए इतना कष्ट अवश्य उठाऊं। उन्होंने बार बार आग्रह किया कि आप हमारे लिए इतना कष्ट अवश्य उठाए, क्योंकि फटकने पचोरने के लिए ये जो सिरके के सूप होते हैं वो अच्छे होते हैं। अनाज साफ करने के लिए ये जो सिरके के सूप होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वहां से लाने वाला कोई नहीं मिलता। इसीलिए लेखिका को उन्होंने बार बार आग्रह किया कि आप हमारे लिए इतना कष्ट अवश्य उठाए, हमारे लिए सूप अवश्य लिए। ठीक है, तो वो सूप लाने का आग्रह करती है और उनके आग्रह के अनुसार लेखिका वह सूप वहां पर ले जाती है। देखो क्या होता है आगे। प्रथम श्रेणी के डिब्बे में लेखिका वहां पर जाती है, सफर करती है। तो उनका सफर शुरू होता है रेल के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में। प्रथम श्रेणी का डिब्बा है और वहां पर वह जो 12 सूप वह लेकर जाने वाली थी, वहां उन्होंने टांग दिया वहां पर। तो प्रथम श्रेणी के डिब्बे में 12 सूपों को टांगने पर जो दृश्य उपस्थित हुआ उससे भी अधिक विचित्र दृश्य तब प्रत्यक्ष हुआ जब राष्ट्रपति भवन से आई बड़ी कार पर यह उपहार लादा गया। ये तो कोई बात नहीं कि मैंने
वो प्रथम श्रेणी के डिब्बे में वो 12 सूप टांग दिए। लेकिन इससे भी अधिक विचित्र दृश्य तब सामने आया कि जब मुझे लेने के लिए मुझे लेने के लिए मुझे लेने के लिए राष्ट्रपति भवन से एक बड़ी कार आती है। राष्ट्रपति भवन से एक बड़ी कार आती है और उस कार के ऊपर यह उपहार लादा गया, रखा गया। जो मैं भेंट उनके लिए ले जाने वाली थी, वह उपहार बड़ी कार के ऊपर लादा गया। एक राष्ट्रपति भवन की कार, उसके ऊपर ये उपहार लादा गया, इसीलिए ये बहुत ही विचित्र दृश्य था, ऐसा लेखिका बताती है। और राष्ट्रपति भवन के हर द्वार पर, मैंने क्या बताया था कि अलग अलग प्रकार के द्वार है, बहुत सारे द्वार है, हर एक दिशा में राष्ट्रपति भवन को द्वार है। तो हर एक द्वार पर सलाम ठोकने वाले जो सिपाही होती है, उनकी आंखें विस्मय से खुली रहेगी। क्यों? तो ये उन्होंने देखा कि कार पर ये जो सूप है वह लादे गए हैं। बड़ी कार है, कार के ऊपर यह सूप लादे गए हैं। यह देखकर जो सलाम ठोकने वाले सिपाही है, उनकी आंखें विस्मय से खुली रह जाती है, वह आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ऐसी भेंट लेकर कोई अतिथि न कभी वहां पहुंचा था, न पहुंचेगा। हर कोई सोचता है हर कोई सोचता है कि इस प्रकार की भेंट लेकर कि कोई अतिथि ना इससे पहले कभी वहां पहुंचा था, ना इसके बाद भी पहुंचेगा, न भूतो न भविष्यति। इस प्रकार का यह दृश्य है। कोई भी राष्ट्रपति इस प्रकार की चीजें बाहर से या दूर से इस प्रकार गाड़ी के ऊपर रखकर नहीं मंगाएगा। अगर खरीदना है, नौकर भेजकर वह कुछ भी मंगा सकते हैं, लेकिन ये जो दृश्य था वह कैसा था? न भूतो न भविष्यति। इसीलिए कहा इस प्रकार का अतिथि न वहां कहीं भी पहुंचा था, न कभी पहुंचेगा। पर भवन की तत्कालीन स्वामिनी ने मुझे अंक में भर लिया। भवन की तत्कालीन स्वामिनी, उस समय की स्वामिनी, राष्ट्रपति मतलब देश के प्रथम नागरिक है राष्ट्रपति, और उनकी पत्नी, वह भी उनका ही उतना ही सम्मान। इसीलिए यहाँ पर लेखिका बताना चाहती है कि भवन की तत्कालीन स्वामिनी, राष्ट्रपति भवन की स्वामिनी मालकिन ने मुझे क्या कर लिया? अपने अंक में भर लिया, अपने गले लगा लिया। अब अगला परिचय देखते हैं। राजेंद्र बाबू तथा उनकी सहधर्मिणी सप्ताह में एक दिन अन्न नहीं ग्रहण करते थे। संयोग से मैं उनके उपवास के दिन ही पहुंची, अतः उनकी यह जिज्ञासा स्वाभाविक थी कि मैं कैसा भोजन पसंद करूंगी। उपवास में भी आतिथ्य का साथ देना उचित समझकर मैंने निरन्न भोजन की ही इच्छा प्रकट की। फलाहार के साथ उत्तम खाद्य पदार्थों की कल्पना स्वाभाविक रहती है। सामान्यतः हमारा उपवास अन्य दिनों के भोजन की अपेक्षा अधिक व्यय साध्य हो जाता है, क्योंकि उस दिन हम भांति भांति के फल, मेवे, मिष्टान्न आदि एकत्र कर लेते हैं। मुझे आज भी वह संध्या नहीं भूलती जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति को मैंने सामान्य आसन पर बैठकर दिन भर के उपवास के उपरांत केवल कुछ उबले आलू खाकर पारायण करते देखा। मुझे भी वही खाते देखकर उनकी दृष्टि में संतोष और ओठों पर बालकों जैसी सरल हंसी छलक उठी। जीवन मूल्यों की परख करने वाली दृष्टि के कारण उन्हें देश रत्न की उपाधि मिली, और मन की सरल स्वच्छता ने उन्हें अजात शत्रु बना दिया। अनेक बार प्रश्न उठता है, क्या वह साचा टूट गया जिसमें ऐसे कठिन कोमल चरित्र ढलते थे? शब्द लिखिए, संयोग। संयोग यानी इत्तेफाक।
इत्तफाक। संयोग यानी इत्तफाक, जिसे मराठी में कहते हैं हम योगायोग। इत्तफाक जिसे मराठी में कहते हैं योगायोग। अगला शब्द आतिथेय। आतिथेय, उसका अर्थ लिखिए, वह व्यक्ति, बड़ा अर्थ है, वह व्यक्ति जिनके यहां, वह व्यक्ति जिनके यहां अतिथि ठहरा हो। अतिथि ठहरा हो। हम अतिथि होते हैं और जिनके यहां हम रुकते हैं उसे कहते हैं आतिथेय। वह व्यक्ति जिनके यहां, अतिथि यानी मेहमान, जिनके यहां मेहमान ठहरा ठहरा हो, रुका हो, उसे कहते हैं आतिथेय। अगला शब्द निरन्न। निरन्न, उसका अर्थ लिखिए, निराहार। निराहार, या और एक शब्द है उसका अन्न रहित। अन्न रहित। अन्न रहित। अगला शब्द लिखिए, व्यय साध्य। व्यय साध्य, महंगा। महंगा। अगला शब्द लिखिए, पारायण। पारायण, हम कोई भी कार्य करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, तो उसकी जो समाप्ति होती है उसे कहते हैं पारायण। लिखिए शब्द, किए जाने वाली। किए जाने वाली किसी कार्य की समाप्ति। किए जाने वाली किसी कार्य की समाप्ति। किए जाने वाले किसी कार्य की समाप्ति। अगला शब्द उपाधि। उपाधि, उसका अर्थ है किताब। किताब, और किताब का अर्थ यहाँ पर जो हमारे हाथ में होती है, जो हम पढ़ते हैं, वो नहीं। अच्छे कार्य करने के बाद सरकार की ओर से जो पुरस्कार मिलता है उसे कहते हैं किताब या उपाधि। उपाधि यानी किताब। अगला शब्द अजात शत्रु। अजात शत्रु, उसका अर्थ है जिसका कोई भी शत्रु न हो। जिसका कोई भी शत्रु न हो। अगला शब्द ढलना। ढलना, तैयार होना। तैयार होना, यहाँ पर एक मुहावरा है, छलक उठना। छलक उठना,
उमड़ना या फूटना, उमड़ना या फूटना। गलत कार्य करने पर भी उसके चेहरे पर एक क्रूर हंसी छलक उठी। गलत कार्य करने पर उसके चेहरे पर एक क्रूर हंसी छलक उठी, मतलब फुटना। ठीक है, स्पष्टीकरण देखते हैं। अंतिम परिच्छेद है हमारा। तो लेखिका राजेंद्र बाबू की पत्नी के आग्रह पर राष्ट्रपति भवन में पहुंच जाती है 12 सूप लेकर। जो दृश्य उपस्थित हुआ वह कैसा था हमने देखा। प्रथम श्रेणी के डिब्बे में वह सूप टांग दिए। उसके बाद जो बड़ी कार आई राष्ट्रपति भवन की, उसके ऊपर वह उपहार लादे गए, ये हमने देखा। बहुत ही विचित्र दृश्य था। तो उनके साथ अब वह समय बिताती है। राजेंद्र बाबू तथा उनकी सहधर्मिणी, मतलब दोनों भी पति पत्नी क्या करते हैं, सप्ताह में एक दिन अन्न नहीं ग्रहण करते, मतलब उपवास रखते हैं। और जिस दिन लेखिका वहां पहुंची वह उनके उपवास का ही दिन था। इत्तेफाक से, योगायोग से लेखिका जब वहां पर पहुंची वह उपवास का ही दिन था। अतः उनकी, मतलब राजेंद्र बाबू और उनकी पत्नी दोनों की यह जिज्ञासा है, जानने की इच्छा, लालसा है कि मैं कैसा भोजन पसंद करूंगी, कि आप क्या खाना चाहोगी, ये जानने की उन दोनों की जिज्ञासा थी। और ये जिज्ञासा होना, अगर हमारे घर कोई मेहमान आता है तो हम, ये स्वाभाविक होता है कि वो क्या खाएगा, कैसा रहेगा, ये हम जानना चाहते हैं। तो उसी प्रकार ये उनकी भी इच्छा है कि वह कैसा भोजन पसंद करेंगी। उपवास में भी आतिथ्य का साथ देना उचित समझकर मैंने निरन्न भोजन की ही इच्छा प्रकट की। तो लेखिका सोचती है, अगर इन दोनों का उपवास है तो मैं कैसे खाना खा सकती हूँ। इसीलिए उन्होंने भी आतिथ्य का साथ देना उचित समझा और मैं भी आप ही की तरह निरन्न भोजन, मतलब किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण नहीं करूंगी, ये उन्होंने इच्छा प्रकट की। तो उपवास यानी हमें ऐसा लगता है, कैसा लगता है, फलाहार के साथ उत्तम खाद्य पदार्थों की कल्पना स्वाभाविक रहती है। हम ऐसा सोचते हैं कि आज हमारा उपवास है, मतलब बहुत सारा हमें खाना मिलेगा, मतलब उसमें फल होंगे और क्या क्या होंगे, मिष्ठान्न होंगे, मेवा होगा, ये सारी चीजें। अगर उपवास है तो तरह तरह के फल, मेवे, मिष्ठान्न या हमें खाने को मिलेगा, इस प्रकार हम सोचते हैं। तो ये जो हमारी कल्पना है सोचने की, ये स्वाभाविक होती है, क्योंकि सामान्यतः हमारा उपवास अन्य दिनों की भोजन की अपेक्षा कैसा होता है, अधिक व्यय साध्य, अधिक महंगा होता है। अन्य दिन जो हम खाना खाते हैं उससे अधिक खर्च हमारा उपवास के दिन होता है। इसी प्रकार के हम फल खाते हैं, मिष्टान्न खाते हैं, या जो मेवा मिलता है बाजार में वो भी हम खाते हैं, मतलब तरह तरह के मेवा, फल, मिष्टान्न हम खाते हैं। मतलब हमारा जो खर्च है वह ज्यादा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अलग दृश्य है। यहाँ पर इस प्रकार का कुछ नहीं मिलने वाला है, ये लेखिका को पता नहीं था। तो देखा उन्होंने क्या हुआ। मुझे आज भी वह संध्या नहीं भूलती जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति को, लेखिका बताना चाहती है कि मैं वह शाम, वह संध्या नहीं भूली, नहीं भूलूंगी, जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति को मैंने कैसे सामान्य आसन पर नीचे बैठकर, जमीन के ऊपर बैठकर दिन भर के उपवास के बाद, दिन भर के उपवास के बाद केवल उबले आलू खाकर पारायण करते देखा। केवल उबले हुए आलू खाकर उन्होंने अपने कार्य की समाप्ति की। दिन भर का जो उपवास था उसका जो पारायण उन्होंने किया, मतलब जो समाप्ति की, कैसे, केवल उबले हुए आलू खाकर ही उन्होंने अपने कार्य की समाप्ति की। मुझे भी
वही खाते देखकर उनकी दृष्टि में संतोष और ओठों पर बालकों जैसी सरल हंसी छलक उठी। तो उन दोनों ने केवल उबले हुए आलू खाए, तो मैं अलग कैसे खा सकती हूँ? तो मैंने भी उन्हीं की तरह वह उबले हुए आलू ही खाए, और मुझे भी वही खाते देखकर उन दोनों की आंखों में क्या था? संतोष। उनकी दृष्टि में संतोष और होठों पर बालकों जैसी सरल हंसी छलक उठी। तो मुझे वह खाते देखकर दोनों की आंखों में संतोष था, समाधान था, और दोनों के होठों पर भी बालकों जैसी सरल हंसी छलक उठती है, उमड़ती है, फूटने लगती है। तो ये सब कुछ देखने के बाद, इतना सब कुछ जानने के बाद, लेखिका आगे क्या बताना चाहती है, देखते हैं। जीवन मूल्यों की परख करने वाली दृष्टि के कारण जीवन मूल्य जो होते हैं उनकी परख, उनकी जांच करने वाली दृष्टि राजेंद्र बाबू के पास थी। जीवन मूल्यों की परख करने वाली, जांच करने वाली दृष्टि राजेंद्र बाबू के पास थी, और इन्हीं कारण उन्हें देश रत्न की उपाधि मिली। भारत रत्न, हाँ? भारत रत्न ये उपाधि उन्हें मिली। क्यों? जीवन मूल्यों की परख करने की दृष्टि उनके पास थी, और इसी कारण उन्हें देश रत्न की उपाधि मिली। और मन की सरल स्वच्छता ने उन्हें अजात शत्रु बनाया। उनका मन कैसा? सरल, स्वच्छ, निर्मल। राष्ट्रपति बनने के बाद भी उनमें किसी भी प्रकार का अहंकार पैदा नहीं हुआ। उनका मन सरल और स्वच्छ था। सरल और स्वच्छ होने के बावजूद वह अजात शत्रु, उनका कोई भी शत्रु नहीं था। आजकल हम राजकारण देखते हैं, हाँ? अलग प्रकार का राजकारण आज हमें देखने मिलता है, लेकिन राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति बनने के बाद भी उनमें कोई बदलाव नहीं आया। उनका मन पहले जैसा ही निर्मल, सरल, स्वच्छ था, और इसी कारण उसका उनका कोई भी शत्रु नहीं था। वे अजात शत्रु थे। और इसीलिए लेखिका अंत में एक इच्छा व्यक्त करती है, जो मन की बात है वो बताना चाहती है, बोलना चाहती है। कहती है, अनेक बार प्रश्न उठता है आज के हालात देखकर, आज के हालात देखकर लेखिका के मन में यह सवाल उठता है, क्योंकि सवाल उठता है, क्या वह सांचा टूट गया? क्या सवाल उठता है, देखिए। क्या वह सांचा टूट गया जिसमें ऐसे कठिन कोमल चरित्र ढलते थे? क्या वह सांचा टूट गया जिसमें इस प्रकार के कोमल और कठिन चरित्र ढलते थे? मतलब जिस प्रकार राजेंद्र बाबू है, ऐसे व्यक्ति बनाने का जो साचा है, क्या वो साचा ही टूट गया? क्या ऐसा व्यक्ति फिर से नहीं तैयार होगा? क्या ऐसा व्यक्ति, कठिन और कोमल चरित्र वाला ये जो व्यक्ति है, या फिर से तैयार नहीं होगा? यही सवाल लेखिका के मन में यहाँ पर आता है। तो इस प्रकार राजेंद्र बाबू के बारे में हमने सब कुछ, बहुत सारी जानकारी ली है। तो यहाँ पर यह पाठ हमारा समाप्त होता है। धन्यवाद।